चलिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव में नेक्स्ट जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, जैसा कि आप लोग जान भी रहे होंगे, इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट रैंक के हो गए। दूसरा जो हो गए उनको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तीसरा जो हो गया वो इंडिपेंडेंट, जो चार्ज करते में रहते हैं। हाँ, ये लोग भी रैंक वाइज मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं। फिर होते हैं आपके डेप्यूटी पीएम नहीं, डेप्यूटी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ वेयर, मतलब ये लोग भी, मतलब ये समझिए कि थ्योरेटिकली जैसे एक डिपार्टमेंट में भी बना दिए थे। हाँ हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ आपके जो डेप्यूटी पीएम होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, तो जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो गए वो भी आपके कैबिनेट रैंक के ही मिनिस्टर होते हैं। वैल्यू नहीं है, बट वैल्यू वही कैबिनेट वाला ही मिलता है कैसा? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। हाँ, वैल्यू क्या मतलब, वो ये होता है जैसे डेप्यूटी पीएम करके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे क्या हुआ? हाँ, नहीं, बहुत से लोग डेप्यूटी पीएम रहे, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हाँ, जैसे कि डेप्यूटी पीएम अगर आप देखिएगा, तब इसमें डेप्यूटी पीएम में आपके जैसे कि मोरारजी देसाई जब थे तो उस समय ये थे आपके, ये जगजीवन राम थे, ये बीपी सिंह जब थे तो उसमें चौधरी देवीलाल जो थे, ये आपके एल के आडवाणी उप मुख्यमंत्री, अरे सॉरी, उप प्रधानमंत्री रहे हैं वाजपेयी जी के उसमें। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं। तो जो डेप्यूटी पीएम, अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जब बीपी सिंह थे ना, तो बीपी सिंह के टाइम पे ये देवीलाल जो थे वो शपथ भी ले लिए थे उप प्रधानमंत्री के नाम पे कि मैं उप प्रधानमंत्री के रूप में। तो अब इस तरह का कोई ओथ और अफर्मेशन कोई फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, तो इसलिए उस पे ये कहा गया कि नहीं, आप ऐसे ओथ नहीं ले सकते हैं। तो जो रैंक वाइज ये लोग होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर के ही रैंक के होते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे आपके यहाँ स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी सीएम जो है, और अब आप देख रहे होंगे कि दो दो डेप्यूटी सीएम जो है कुछ बड़े स्टेट में, या कोalition गवर्नमेंट है तो उसमें, तो हाँ, बिहार में दो डेप्यूटी सीएम है ना। हाँ हाँ, दो डेप्यूटी सीएम। आपके यूपी में भी दो डेप्यूटी सीएम है ना। तो इसमें क्या है कि जब कोalition गवर्नमेंट जब बनती है तो उसमें उस तरह से, या कोई मान लीजिए कि कोई बड़ा अगर स्टेट है तो उसमें, तो ये लोग रैंक वाइज जो है कैबिनेट मिनिस्टर के ही है। प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए हट जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो कैबिनेट को किसी प्रधानमंत्री बना दिया जाए कि नहीं? कैबिनेट बना दिया जाए, बना सकते हैं कि नहीं कैबिनेट मिनिस्टर किसको? बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो हम वही बताने ही वाले थे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये सब कलेक्टिव, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट पीएम। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, अच्छा, इनकी जो सामूहिक जो रूप से ये उत्तरदायी होते हैं ये लोकसभा के प्रति। ध्यान ये दीजिएगा कि जब आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर शब्द वहां संसद लिखा जाए तो स्टेटमेंट गलत होगा। अगर ये इसकी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना। दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। तो ये ध्यान में देने वाली बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या है ये
कि कलेक्टिवली responsible to the हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा। स्पष्ट है यहां तक? तो अब देखिए कि अब जैसे कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर को अगर रिजाइन करना है तो वो रिजाइन कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल के गृह मंत्री रिजाइन कर दिए, कल के वित्त मंत्री रिजाइन कर दिए, कोई दूसरा व्यक्ति उनके जगह पे वो क्या हो सकता है, वो प्लेस हो जाएगा। दूसरी बात कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड by the president on the recommendation of the PM। एडवाइस और रिकमेंडेशन में अंतर है। रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश और एडवाइस मतलब सलाह। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या काम होता है कि दैट दे विल गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को क्या वो करेंगे, सलाह। और राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेंगे तो बिना इनके सलाह के नहीं कर सकते। किनके सलाह के? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और अब इसमें क्या है कि अगर केवल प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया, जैसे कल लोग गए और मोदी साहब अचानक से गए और राष्ट्रपति से और अपना जो है इस्तीफा दे दिए, तो उनका इस्तीफा दे दिए तो उनके इस्तीफा का मतलब ही हो गया कि जितने उनके जो मिनिस्टर हैं सब के सब जो है ऑटोमेटिकली। तो प्राइम मिनिस्टर के रिजिग्नेशन का ये मतलब होता है। और विदाउट प्राइम मिनिस्टर कोई आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होता है। दूसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझिए, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, और इनको क्या बताया गया है, इनको बोला जाता है इनके विषय में फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। जितने समान लोग हैं ना इन सब में क्या है, वो पहला व्यक्ति। एक और चीज समझिए, ये जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इधर लोकसभा और राज्यसभा कहीं का भी वो मेंबर हो गए। अच्छा अब सामान्य तौर पे, लेकिन सामान्य तौर पे क्या कहिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 2 बार जो है राज्यसभा से रहे और मतलब एकदम सर। तो ऐसे लोकसभा से जीतकर वो बने कौन राज्यसभा से कैसे कनेक्ट करेंगे बता। तो अब या मतलब किसी एक सदन का वो सदस्य, जैसे आप लोग ऐसे भी पढ़े थे जब एमपी के विषय में पढ़ रहे थे कि कोई एक व्यक्ति किसी 2 सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर राज्यसभा के हैं आप, लोकसभा में चुनाव तो आप इस्तीफा दीजिए, या तो लोकसभा से इस्तीफा दीजिए या राज्यसभा से इस्तीफा दीजिए। अच्छा अब इसके बाद अब आप समझिए, ये तो हो गया। और एट द टाइम ऑफ, एक मिनट कंप्लीट कर ले सेंटेंस, एट द टाइम ऑफ appointment even if he is not a member of either houses of the parliament shall be a member within 6 months। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस समय वो मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो है कोई सदन के सदस्य नहीं,
ये भी हो सकता है कि उनकी कोई मतलब ये राजनीतिक पृष्ठभूमि भी ना हो, वो एक कोई नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। शर्त क्या है कि 6 महीना के अंदर उनको या तो लोकसभा का सदस्य बनना है या राज्यसभा। क्लियर हो गया? हाँ, अब बताइए क्या पूछ रहे थे? क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप इनका देखिए, ये इंदिरा जी का जब असेसिनेशन हुआ था, उसके बाद जो है राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री, उनका कोई राजनीति से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। जैसे संजय गांधी तो मान लीजिए इलेक्शन वगैरह में उनका संबंध रहा भी, इनका कोई राजनीति से दूर दूर का नाता नहीं था। हाँ मतलब हाँ, वो एक अलग पक्ष है, वो एक अलग पक्ष है, उस पर हमको नहीं जाना। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे भी फोकस करें। पॉपुलरिटी में क्या, पॉपुलरिटी तो बहुत लोग पॉपुलर है इस देश में, लेकिन अब उसमें है कि इलेक्शन आपको जीत के आना है, ये ध्यान रखना। हाँ हैं? हाँ वो तो है ही है। हाँ कौन? नहीं नहीं, तो वो कंटेस्ट भी किए हैं, वैसा नहीं है कि वो कंटेस्ट नहीं किए हैं और लड़े नहीं है, वो तो थे पॉलिटिक्स में, उनकी बात नहीं है। तो इसको समझिए कि उस समय वो अगर मेंबर ने क्या क्या पूछ रहा है? बहुत से वैसे कैंडिडेट हैं, वैसे उस पे पॉपुलरिटी नहीं है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आपके फेवर में आया कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट लेवल में है, वो उसी तरह पता चलता है। हाँ, तो वही चीज है कि वो थ्योरेटिकल पोजीशन है, प्रैक्टिकली जब आप ग्राउंड पे आइएगा तो वो एक अलग दुनिया है ना, ऑल टुगेदर एक अलग दुनिया है। आप कुछ दिन जाइए, हम वही कह रहे हैं कि वो एक मतलब एक अलग दुनिया है, वो एक जो चुनाव लड़ना या मतलब कैसे चुनाव होता है, आप किसी भी मतलब आप जाके पॉलिटिकल जो है पार्टी या फिर उसमें जाके आप उसमें कुछ दिन काम करके देख लीजिए कैसे चुनाव जो है लड़ा जाता है, इसमें कौन सा बहुत चीज है, तो वो एक अलग पक्ष है। अब व्यवहारिक उसमें क्या उस पर बात करें, खैर। तो ये 6 महीना के अंदर में इनको क्या होना है, ये सदस्य जो है इनको बन जाना है, ठीक है। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। अब एक चीज और देखिए, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और आप लोग ये जानते हैं कि डिफेक्टो मतलब कि रियल एग्जीक्यूटिव पीएम हो गए, और या रियल पावर वेस्ट इन द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मतलब जो वास्तविक जो शक्ति है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। और डिज्यूरे हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। तो अब हाँ, यूएस की अलग बात है, हम यहाँ भी अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में अब इसमें ये देखिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है कि जो व्यक्ति होता है वो, जैसे कि एक व्यक्ति का क्या है, उसके वोट की अहमियत एक है, वन मैन वन वोट, और वो चुनता है किसको, अपने इलेक्टेड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि को। वो जनप्रतिनिधि मिलके अपना क्या होता है, जो भी बहुमत दल का नेता होता है वो नेता किसको चुनेंगे, किसी एक व्यक्ति को, और वही जो होता है वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखिए कि अभी जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, एक जो है गठबंधन है, ये मिलके इनको बहुमत मिला, इन लोगों ने चुना नेता अपने को, तो ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। तो अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, अब इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, तो लेजिस्लेचर और फिर क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव
is collectively responsible to the legislature। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। किसमें? लेजिस्लेचर में राज्यसभा आया कि नहीं? तो फिर तो लेकिन यहां जो लेजिस्लेचर हम कह रहे हैं, तो अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो मतलब कि जो लेजिस्लेचर इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, मान लीजिए दूसरे किसी जो है ये पार्टी का, वो भी क्वेश्चन पूछता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर किसको करना है? सरकार की तरफ से, या जो उसी जो सरकार जिस रूलिंग पार्टी से, लेजिस्लेचर पार्टी से है, उसका भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी इससे क्वेश्चन है, तो इनको क्या होता है? आंसर करना होता है। जैसे आप लोग पढ़े भी हैं कि पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आवर होता है, या फिर जो कई तरह के जो क्वेश्चन, मोशन, रिजोल्यूशन, ये सब जो है, ये क्या है? ताकि इनके ऊपर एक नियंत्रण जिसको करे, तो इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। तो इसमें क्या है कि लेजिस्लेचर का किसके ऊपर कंट्रोल है? एग्जीक्यूटिव का। तभी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन और मोशन जो होता है, ये आपका जैसे कि क्या है कि कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना? ये कहां होता है? ये लेजिस्लेचर यही तो होता है ना। और यही नहीं, जुडिशियरी में भी जो जजेज होते हैं, जजेस का भी जब आप देखिएगा कि जो रिमूवल प्रोसेस होता है, वो कहां होता है? हाउस में ही। तो हाउस में होता है, तो अगेन लेजिस्लेटिव। अब जैसे जब आप लोग जब सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हो, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर जुडिशियरी। कैसे? तो जजेस को जो है, जब उनके ऊपर जब रिमूवल होता है, तो कहां होता है? लेजिस्लेचर वहीं होता है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे? तो कंट्रोल है, क्योंकि जो चुना, लोकतंत्र क्या कहता है कि भाई चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो शासन सत्ता संभालेंगे। अब हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसका एक यूनिक फीचर ये है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर, वो पहले क्या है? पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मतलब कि ही इज ए लेजिस्लेचर एंड देन ही इज एन एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव है मतलब कि क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव है और सरकार का हिस्सा है, और इसकी सामूहिक उत्तरदायित्व जो है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का है लोकसभा के प्रति। समझ रहे हैं? तो ये जो है तो नियंत्रण, तो अंततः जब आप देखिएगा, तो अब इसमें जो है इन लोगों के ऊपर भी नियंत्रण किसका है? और ये कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? तो एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। जैसे ही उनका बहुमत वहां से हटा, मेजोरिटी हटी, वो वहां से क्या हो गए? हट गए उस पर से। तो अब देखिए कि ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो चुने हुए प्रतिनिधि, और यही चुने हुए प्रतिनिधि जो है ये आपका शासन सत्ता संभाल रहा है, और इनके ऊपर कौन नियंत्रण कर रहा है? ये लोग। तो और संसद मतलब क्या है कि पार्लियामेंट, मतलब कि ये पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? जो जनता जिसको चुन के देती है। और ये कहां से? तो डिराइव किया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कहां से स्टार्ट होता है? तभी मतलब अल्टीमेट पावर किसके पास नहीं था? हाँ, जैसे सरकार चली जाती है, सरकार चली जाती है किसी पार्टी की, चली जाती है मतलब गिर जाती है। प्रेसिडेंट को भी वो हटा सकता है कि नहीं? सरकार चली जाती है, हाँ, तो अपना प्रेसिडेंट वो बने जाएगा। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन आपका। जैसे सरकार, मान लीजिए कि अभी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है, वो चली गई, वो गिर गई। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होता है, उसका सरकार से क्या? वो हटा नहीं सकता है। प्रेसिडेंट को हटाने का क्या तरीका है? राष्ट्रपति को हटाने का तरीका है आर्टिकल 61, जो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उतनी मेजोरिटी आपको चाहिए, अगर है तो आप हटाइए दोनों सदन। क्यों नहीं हटा सकते हैं? आप किसी को भी हटा सकते हैं। वो साबित नहीं भी हो तो
वोटिंग हो गया, वो साबित हो गया। डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या है? 100 लोग मिल के बोल रहा है कि भाई ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये जो है पॉपुलर है, बहुत अच्छा है, ये हमारे क्षेत्र का है, तो आपको बन गया। यही तो लोकतंत्र है। इसीलिए तो कुछ लोग इस शासन सत्ता या इसके विरोध में भी बोलते हैं कि ये बहुत जो है मतलब क्या है। हाँ, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, वही नंबर्स में आप लोग डील कर रहे हैं। यहाँ भी वही चीज है, तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि लोग अब कह रहे हैं तो आपके पास पावर है, आपके पास उतना नंबर है, आप हटाइए, राष्ट्रपति को हटाइए। तो राष्ट्रपति को हटाने का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देता है 61। हाँ 61 में आप लोग लाइए और प्रूफ कीजिए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने किया है और हटा दीजिए। लेकिन उसके लिए कितना आप लोग नंबर मालूम है, तकरीबन 361 उधर चाहिए और फिर राज्यसभा में भी चाहिए। अभी तक किसी प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट का कोई सोच भी नहीं पाएगा। एक बार ही लगभग वैसा बहुमत आया था, ये राजीव गांधी के टाइम पे, तो इम्पीचमेंट का भी सवाल ही नहीं है। जज को हटाना मुश्किल है, किसको? नहीं वो 413 किसको? अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल को जब चाहिए हटा दिया जाए। अटॉर्नी जनरल का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अटॉर्नी जनरल को तो सैलरी दिया ही नहीं है, तो उनको फिक्स रिम्यूनरेशन दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल का कहीं कुछ नहीं है, बस वो इज ए लीगल ऑफिसर। वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, वो होते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन उनका वही होना चाहिए। लेकिन अटॉर्नी जनरल को हटाने के लिए कोई ऐसा जो है कोई प्रावधान नहीं है, उनको जैसे जब चाहे हटाया जाए, ना उनका मैनर और ग्राउंड कोई नहीं। ठीक है, गवर्नर के केस में देख लीजिए, गवर्नर अपॉइंटेड, आपको तीन, वो क्या होता है, वो अपॉइंटेड होते हैं। तो जो भी अपॉइंटेड बॉडी होगा, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा उसको जब चाहे हटा देगा। ये इलेक्टेड लोग हैं, दोनों में फर्क समझिए। जैसे कोई अब तीन तरह का व्यक्ति है, एक क्या है नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मतलब उसको नॉमिनेट किया गया, तो उनको तो वोटिंग होता ही नहीं, उनको वोटिंग राइट। नॉमिनेटेड जो होता है इसको हटा सकते हैं। नॉमिनेटेड वाले को कैसे हटा दीजिएगा? जैसे नॉमिनेटेड 6 साल के लिए अगर कोई सांसद चुना गया राज्यसभा में, हाँ, मतलब 3 तरह से लोगों का चयन होता है। एक नॉमिनेशन, कौन? इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी के लिए कहीं आवेदन किए, तो बीपीएससी क्या है, वो एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। उसने आपको क्या किया, अपॉइंट किया। जैसे अभी आप चर्चा में सुन भी रहे होंगे, तो किस पे क्वेश्चन पूछा गया? अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं, अभी जो चर्चा में 2-3 दिनों से जो आप लोग एक न्यूज जो है, हाँ, तो यूपीएससी जो अपॉइंटिंग, तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई आपने क्या देखा, क्या क्या मेजर्स देखा, क्यों ऐसे जो है ये समस्या है। समझ में आ रहा है? तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और ये लोग क्या है कि 1 साल एग्जाम कंडक्ट कराए में, ये हमारी चयन प्रक्रिया है, इसके बाद से ये लोग रिकमेंड किए गए डिफरेंट डिपार्टमेंट और रैंक वाइज इन लोगों को ये सर्विस मिला। कोई डिप्टी एसपी बना, कोई डिप्टी कलेक्टर बना, कोई ऐसे ऐसे सबको क्या मिला, एक पोस्ट मिला, और फिर आप जो है बिहार सरकार के लिए कार्यरत। तो अपॉइंटिंग अब आपको हटाने का किसके पास है? जब चाहे गवर्नमेंट आपको हटा दे। गवर्नमेंट के बिहाफ में कमीशन ने क्या किया, एग्जाम कंडक्ट कराया, आप लोग को अपॉइंट किया, मतलब हायर जो एचआर का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वही बात। तो जब भी इसमें, जैसे कि इसीलिए एमपी के केस में आप लोग पढ़े थे कि एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन या इसके विषय में जब भी कोई समस्या होती है तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्योंकि वो चुन के आना है। समझ में आ रही बात? तो इलेक्टेड जो व्यक्ति है उसको आप ऐसे ही थोड़े ही हटा देंगे। इसलिए उसको हटने का क्या है कि अगर उसके ऊपर जैसे 2 साल का जो क्रिमिनल केस है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है 1950 उसका सेक्शन 8 के तहत जो है वो एक वायलेशन हुआ और 2 साल तक उनको सजा है, तो वो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो अच्छा, अपॉइंटेड को जब अपॉइंट किए तो कभी भी हटा सकते जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, इसीलिए गवर्नर को भी हटा सकते। इनका आप इवन एक सेकंड कल ही पढ़ रहे थे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, कि वो उनका एक कोई बहुत अलग जो है कोई ग्राउंड ही नहीं है, और मैंने उनको भी जैसे जो है, हाँ ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ये। तो ये कंट्रोल जो है इस तरह से। आइए क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए पहला, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है? हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्या होता है? और कुछ? और क्या क्या होता है बताइए? रियल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट बताइए। Which of the following statement is correct about Prime Minister of India? क्या है? He is not responsible to the Parliament. He cannot dismiss any of his ministers. Prime Minister is the real head of the Council of Ministers. ठीक है। तीसरा बताइए। ठीक, वेरी गुड। हाँ बनाइए। चौथा बताइए। The Prime Minister of India at the time of his or her appointment, आप कौन सा बता रहे हैं? बी कौन बता रहा है? बी पढ़िए एक बार ठीक से, हिंदी वाला ही पढ़ लीजिए। संसद के 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है? ये गलत स्टेटमेंट है। लोकसभा का सदस्य है, ये गलत है। हाँ, दूसरी बात और क्या है? संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होगा। ये स्टेटमेंट सही है। संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। पढ़िए कि अपनी नियुक्ति के समय, तो नियुक्ति के समय संसद के किसी नॉट नेसेसरी लोकसभा नहीं होने। क्लियर हो गया? आप लोगों को बताए भी थे एक बार कि कोएलिशन गवर्नमेंट जब फॉर्म करती है तो मान लीजिए कि ए और बी दो लोग मिलके, दो पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी, वो फॉर्म किया और ना ए के पास मेजोरिटी है ना बी के पास मेजोरिटी है, दोनों मिलके मेजोरिटी प्राप्त कर लेते हैं। और जो ए पार्टी का लीडर है और बी का, दोनों में से कोई किसी सदन का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा। हुआ ये कि एक ने तय किया कि भाई आप जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, आप बन गए और 6 महीना के अंदर में हमको सदस्य होना है, और 5 महीना 29 दिन हुआ और वो रिजाइन कर दिया और दूसरे को बोला कि अब आप प्राइम मिनिस्टर। फिर वो बना और फिर 5 महीना 29 दिन बना, एंड दैट इज हाउ 5 years जो है 5 साल तक। मतलब हाइपोथेटिकली, थ्योरेटिकली क्या नहीं हो सकता है। कई जगह लोग इसी गवर्नमेंट एग्रीमेंट में करते हैं कि 6 महीना आप मुख्यमंत्री रहिए, 6 महीना होता है, लेकिन क्या नहीं है? कैसे नहीं है आपको? हाँ बिल्कुल, क्या नहीं होगा। आप वैसा सिचुएशन बनाइए। अब उसमें क्या है कि ये 5 साल तक ये लोग बिना सो व्हाट, और गवर्नमेंट में क्यों नहीं स्टेबिलिटी रहेगी? इन दोनों में से कोई बिना सदस्य बने हुए 5 वर्ष तक जो
जब आप वो हो सकता है पॉसिबिलिटी कहना है, तो हम तो ये भी करेंगे भाई दोनों में खूब बढ़िया बनना है। नहीं हुआ नहीं है, बट ये नॉर्मल बता रहे हैं कि मतलब कर सकते हैं। आप जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा विचार कीजिए। हो सकता है, क्यों नहीं सर। तो फिर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है 5 साल में। आप अभी भी पॉइंट नहीं कर, आप जिस प्रदेश में आते हैं वहां पे कैसे गवर्नमेंट बनती है? तो अब तो फिर अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है 20 से 25 है, तो 2 साल आप 1.5 साल जो है एक अलायंस के साथ रह रहे हैं, 1.5 साल दूसरे अलायंस के साथ रहे, तो ये संभावना है ना। तो कैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये प्रैक्टिस में ये किया जा रहा है। हाँ, तो इसमें है कि ये अगर मान लीजिए कि ये लोग अगर करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और बिना मेंबर हुए। यहाँ तो मान लीजिए मेंबर भी है, 6 मंथ का ड्यूरेशन रखिए, फिर उसके बाद ये कोई जान नहीं रहा आने वाले टाइम में ऐसा हो भी जाए। वैसे यहाँ आपके झारखंड में कुछ दिन हुआ था। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट का काम कहाँ है? ये पोर्टफोलियो वो तो बनाते हैं मंत्रियों को ना, इनके सिफारिश पे। ये क्या करे, पोर्टफोलियो अपॉइंट करना है। तो मान लीजिए कि किनको वित्त मंत्रालय देना है, किनको गृह मंत्रालय देना है, ये इनका पीएम का प्रेरोगेटिव भी होता है। हाँ, प्रोवाइडेड कि वो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं हो। कोलिशन गवर्नमेंट में जो रीजनल पार्टनर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इतना डोमिनेट करते हैं, वो पहले ही कहते हैं कि हमको यही दीजिएगा तो सपोर्ट करेंगे, वो एक अलग व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन फिर भी वो किसका प्रेरोगेटिव है? पीएम का। नेक्स्ट, हाँ, ये जो है हु कम्युनिकेट्स ऑल द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रधानमंत्री को ये एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ड्यूटी ही देता है ना। ये आपको प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर 2 ही जगह वर्ड जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है। एक वही जो आर्टिकल 88 जो है राइट्स ऑफ, उसमें प्राइम मिनिस्टर के ड्यूटी के बारे में बताता है। दूसरा एक आपको ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि टू फर्निश एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि राष्ट्रपति, आप देखिएगा कि जब भी हाँ 2 लोग, अब जैसे जब भी आप देखिएगा कि तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी करके एक ही आर्टिकल में बता, जैसे कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं विदेश से कहीं दौरा करके, तब देखिएगा कि अक्सर उनका राष्ट्रपति से क्या होता है, एक मिलना होता है। उसमें ये बताया जाता है विदेश नीति या फिर और जो है, या डे बाय डे कोई भी अगर मतलब आप डेवलपमेंट जो हो रहा है गवर्नमेंट, ये उसमें कम्युनिकेट करना, ये काम किसका है? प्रधानमंत्री। चलिए इसको बनाइए। क्या हुआ? ए ऑप्शन, which one of the following powers of the prime minister in relation to council of ministers has been wrongly listed? यदि वह पाता है कि मंत्री उसके साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो वह किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। दूसरा, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है, ये सही स्टेटमेंट है। तीसरा, वह मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का आवंटन करता है। He presides over the meeting of the council of ministers, ये भी ठीक है। wrongly listed इसमें से एक सेकंड, the members of council of ministers are appointed by the president on the recommendation, ये सब सही है, सब सही है।
वो चाहे तो उसमें हटा सकते हैं, है ना। हाँ तो उसमें हटा ही सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? चारों सही है सर। हाँ वही कह रहे हैं कि इसमें सही है। हाँ वही है, वो आप इसमें से देखिए ना कि अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए तो कई बार देखिएगा कि मंत्री स्वयं रिजाइन वो कर देते हैं। नहीं तो उसको लगता है ना कि मंत्री काम भी नहीं कर रहा। हाँ अब ये है कि ये जो हटाने का ये जो है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होगा, तो प्रेसिडेंट जो है वो एड एन एडवाइस द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इलेक्टेड पोर्टफोलियोज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही ऑल द अबव, इसमें ऑप्शन पे मत जाइए, जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़िए। राष्ट्रपति किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करते हैं, इंडिया में राष्ट्रपति कहाँ इंटरफेयर करते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, रीसफल कर सकता है, एक और वर्ड होता है रीसफल। जैसे इनको वित्त मंत्रालय से इनको कपड़ा मिनिस्टर बना दिया गया, टेक्सटाइल मिनिस्टर। हाँ मैंने, और जो कपड़ा मंत्री है उसको जो है वित्त मंत्री बना दिया गया। हाँ रीसफलिंग हो गया तुम्हारा। हाँ वो भी नहीं, एमपी से कैसे कर सकते हैं, एमपी तो अब चुन क्या है, एमपी की बात नहीं कर रहे, आप मिनिस्टर ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट इधर आइए। It came into existence in 1977 PMO और it is headed by the cabinet secretary। सही है गलत है? हाँ 77 ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो करते, पहले 77 के पहले हैं। हाँ हाँ जो पीएमओ पहले नहीं होता था 1977 के पहले, उसको बोलते थे प्रधानमंत्री सचिवालय, पीएम सेक्रेटेरिएट। बाद में हो गया जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। हाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है एक सी ऑप्शन। ये देखिए बट फॉलोड एज कन्वेंशन। पहला स्टेटमेंट के बारे में क्या कह रहा है? ये तो गलत है। The finance minister is to be a member of lower house। लोअर हाउस मतलब लोअर हाउस किसको है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, अभी आपकी प्रेजेंट जो है फिनेंस मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट, the prime minister has to resign if he loses the majority in the lower house। सही है। मंत्री परिषद में भारत के सभी दलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। In the event of both the president and vice president demitting office simultaneously before the end of the tenure, the speaker of the lower house of the parliament will officiate as the president। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक साथ पद छोड़ने की स्थिति में संसद के निचले सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेगा। तो इसमें वही सोचने वाली इतनी बात है। तो इसमें से क्या है सही ढूंढना है कि गलत ढूंढना है? Which one of the following is not explicitly stated in the constitution but followed as a convention? हाँ तो अब निचले सदन में बहुमत को, ये भी कन्वेंशन के तौर पे है ना, तो वो चलिए नेक्स्ट। हाँ बी ऑप्शन, इसको बताइए। All executive actions of government of India shall be expressed to be taken in the name of the prime minister। बिल्कुल नहीं, name of the president, ये हम लोग पढ़े भी थे। और ये extend
ऑफ, ये आर्टिकल 52 था क्या, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद अगला क्या था कि ये 50, हाँ संघ, हाँ उन्हीं के नाम में निर्णय लिया जाता है, और उनका अगर एक्सटेंड करना हो एग्जीक्यूटिव पावर तो वो भी जो है ये किया जा सकता है लॉ बना के। तो केवल एक उसका जो है वो आंसर सही। चलिए नेक्स्ट, ठीक तो है, वही होगा ही, अभी बताया ना, पहले ही बताया, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्राइम मिनिस्टर जब आप कह रहे हैं ना, तो अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the PM, ये मतलब। चलिए नेक्स्ट, the executive power of the Union of India, है? एक सेकंड में पढ़ हम ले थोड़ा सा। भारत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। दोनों गलत है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्स ऑफ, ये तो बना दीजिएगा, हाँ क्योंकि नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आसानी से हटाया जा सकता है, ये लोग होंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट ये बताइए, गुलजारी लाल नंदा जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद बने थे, लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद भी बने, दो बार जो है। ये क्या पूछ रहा है, मोर देन वंस, एक से ज्यादा। तो ऑफसेटिंग अगर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इनको काउंट कीजिएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो ये आ जाएंगे इस परिभाषा के अंतर्गत, ये सभी। लेकिन अगर उनको ऑफसेटिंग नहीं काउंट कीजिएगा तो ऑप्शन 1, 2 और 4 होगा। समझ में आ रहा है बात? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे हो रहा है। अब ये तो हम नहीं कह रहे हैं कि गिनती नहीं लिया जाता, लेकिन उनकी स्थिति यही थी। हाँ नहीं तो ऑप्शन ये भी तो है, ये सभी, तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। सिचुएशन हम बता दिए कि क्या था। जवाहरलाल नेहरू का जब देहांत हो गया था तो गुलजारी लाल नंदा जो थे वो बने थे प्रधानमंत्री। फिर लाल बहादुर शास्त्री का भी अपनी अवधि में देहांत हो गया था, फिर गुलजारी लाल, हाँ तो ये जो था 2 बार ये बन चुके थे। और वाजपेयी जी जो है 1996 में बने 13 दिनों के लिए, बिल्कुल गिनती होगा। लेकिन चूंकि ये कार्यवाहक थे, जैसे कि नहीं होता है कि अब वो पोजीशन, हाँ नहीं नहीं तो उस तरह से कार्यवाहक जो है सेटिंग तो 1 to 4 आप ऑप्शन लगाइए। जैसे कि एक नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, अब वो हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि उसका क्या आंसर है आप तय कर लीजिएगा, हम सिचुएशन बता दिए। जैसे कि एक क्वेश्चन अक्सर आता है और आपको देखिएगा कहिएगा कि भारत के पहले जो थे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब ये ऑप्शन आता है और उसमें अगर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हो तो उसको लोग टिक करते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार जो है मोरारजी देसाई जो थे वो, उनकी गवर्नमेंट जो थी वो गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट थी 1977 में, लेकिन मोरारजी देसाई जनता पार्टी बनने के पहले कांग्रेस के मेंबर थे। वाजपेयी साहब कभी नहीं रहे हैं कांग्रेस के सदस्य, समझ रहे हैं बात। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात आएगी तो वाजपेयी है। इसके पहले भी जैसे बीपी सिंह हो गए, चंद्रशेखर हो गए, ये सब लोग कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। और पहली गैर कांग्रेसी सरकार जब आएगी तो वो 1977 की होगी, जनता पार्टी होगी, मोरारजी देसाई।
तो ये एक अक्सर क्वेश्चन जो है ये कंफ्यूजन में, क्योंकि अब आर्गुमेंट तो ये भी लोग दे सकते हैं ना कि भाई जिस नहीं, पहले इसको समझ लीजिए, पहले जो समझाना चाह रहे हैं, जैसे आर्गुमेंट तो ये भी है कि जिस समय मोरारजी देसाई 1977 में जब प्रधानमंत्री बने उस समय वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तो पहले नॉन कांग्रेसी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर थे तो अब उसमें है कि ये कांग्रेस के मेंबर रहे हैं लगातार, लेकिन उस समय जब जनता पार्टी के वो सदस्य थे, है ना, तो गैर कांग्रेसी सरकार थी, गैर कांग्रेसी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी अगर ऑप्शन में होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये ध्यान दें। क्वेश्चन सिचुएशन समझ गया? तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि काफी वो एक एम्बिग्यूटी, मतलब एम्बिग्यूअस उसमें ये रहता है कि ये भी सही है वो भी सही है, इस तरह के थोड़ा सा इसमें ध्यान और सतर्क देने की, मतलब इसमें आपको ये एंटिसिपेट करना है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। तो वाजपेयी जी का ऑप्शन में नाम ही है, इसका मतलब ये है कि वो वही नहीं, उन्हीं के लिए वो क्वेश्चन क्रिएट किया गया, ये समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ दोनों ऑप्शन है 1 to 4। हाँ, तो वही बात हम कह रहे हैं ना, इसीलिए तो वो स्थिति आप लोग को बता दी कैसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा समझ जाना। पहले पढ़ तो ले 3 4 5 क्या है। निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन के बीच अंतराल के साथ एक से अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, इंदिरा जी रही हैं, अटल जी रहे हैं, 1 4 5 कहाँ है, और 2 में हो गए 1 4 5 1 4 5 है 2 इसमें पूछना किसमें नेहरू जी नहीं होंगे? अपने राजनीतिक जीवन के बीच अंतराल के साथ एक से अधिक बार, तो नेहरू जी नहीं होंगे, हम वही बता रहे हैं, तो नेहरू जी नहीं होंगे, तो एक को पहले हटा दीजिए। गुलजारी लाल नंदा हो गए, तो गुलजारी लाल नंदा, देखिए ये क्वेश्चन ही आपको बता देता है कि पिछले क्वेश्चन का आंसर ऑल द अबव होगा। कैसे, सोचिए थोड़ा सा, कि गैप कह रहा है, और गुलजारी लाल नंदा मतलब कि जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद बने और लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद, तो गैप के बाद मतलब कि 2 बार बने। अच्छा, इंदिरा जी जो है ये भी गैप के बाद आई, और अटल जी, 3 4 5 सी ऑप्शन में राइट आंसर। अब उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। और इसमें ये, और नेहरू जी लगातार रहे इसलिए ये नहीं होंगे। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया क्या करना? तो अब गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि यही से स्पष्ट हो गया ना कि इनको ये काउंट करना है ना, ऑफ सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये कार्यवाहक जिसको बोलते हैं। हाँ ट्रिकी, अब देखिए देखने में बहुत इजी है कि बस एक लिस्ट आपको याद रहा तो बस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये यूपी पीसीएस का पुराना क्वेश्चन हम एक दिन देख रहे थे क्वेश्चन बैंक में, उसमें यही था कि फर्स्ट जो है नॉन, मतलब कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, और ए ऑप्शन में मोरारजी देसाई था, सी ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी था, तो आंसर मोरारजी देसाई जो है वो गलत दे रहा था। उसका ये कहना था कि वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, क्योंकि मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस के मेंबर रहे हैं और बाद में वो ज्वाइन किए। अब आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि भाई 1977 में तो जनता पार्टी के थे, तो इसीलिए उसको पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहते हैं, और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इसके पहले भी बहुत सारे लोग हुए, जैसे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे, बीपी सिंह रहे, तो ये लोग भी कभी न कभी कांग्रेस के मेंबर रहे थे पहले, वाजपेयी जी कभी सदस्य नहीं रहे। अब समझ में आ गई? तो गैर कांग्रेसी सरकार और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ये समझना है अगर ऑप्शन। अब ये आपके अपने बुद्धि विवेक पर है कि कैसे उसको हैंडल करना है क्वेश्चंस, तो ये ऑप्शन से पता चल जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये एंटिसिपेट आप कर लेंगे कि वो पर्पस क्या है उसके पूछने का, ये थोड़ा सा, इसी को अवेयरनेस कहते हैं। ये नहीं कि एकदम मैकेनिकली रटे हुए हैं कि इसके बाद ये आएंगे इसके बाद ये आएंगे, तो नहीं, तब गड़बड़ा दीजिएगा आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये क्या है? हाँ, अब इन लोगों का ये जो है समाधि स्थल है,
राजीव गांधी का वीर भूमि है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल सही है, जेल नेहरू का शांतिवन ये भी सही है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट ये भी सही है। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का। और इनका राजघाट ये 2 3 4 याद कर। Who among the following was the member of Lok Sabha during his prime ministership? बताइए। चंद्रशेखर ही थे। और ये 1990, हाँ, तो 2 जगह से ये कंटेस्ट किए थे। यूपी में बलिया करके जगह है, और वहीं बलिया इनका जो है वो घर होता है। और एक आपके बिहार से ही कंटेस्ट किए थे उस बार जब प्राइम मिनिस्टर थे। बिहार में आपका एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी होता है महाराजगंज, है ना, ये आपका पड़ जाएगा डिस्ट्रिक्ट सिवान, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला जो है छपरा। तो वही महाराजगंज कॉन्स्टिट्यूंसी और बलिया 2 जगह से ये कंटेस्ट किए थे। बाद में इन्होंने ये रिजाइन कर दिया था महाराजगंज, बलिया से वो एमपी रहे। तो ये उस समय क्या हुआ, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह आप लोग को मालूम ही है। आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, इनके विषय में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मतलब इनको तो बताया ही गया कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर रेस में भी नहीं थे। हाँ, इनकी कहानी भी आप लोग जानते हैं कि भाई रात को मतलब ये सो रहे थे और सुबह उनको बताया गया कि भाई आपको शपथ ग्रहण लेना है। तो और काफी ओल्ड एज में जो है, और गुजराल डॉक्ट्राइन करके फॉरेन पॉलिसी इनकी नीति थी, वो काफी जो है ये। और देवेगौड़ा तो खैर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे। नहीं वो रहे। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछने का कई तरीका से क्वेश्चन हो सकता है। जैसे भारत के किस प्रधानमंत्री का सिग्नेचर जो है वो इस पे, तो आरबीआई गवर्नर है, नोट पे आता है डॉक्टर मनोज। तो ये सब जो है, which of the following person was not a chief minister of any state before holding the office of prime minister? ये बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर कोई मिनिस्टर भी नहीं रहे, सीधे प्रधानमंत्री बने 1900। हाँ, मतलब एमपी जो है वो बनते हैं, और 20 या 21 ही उनके पास जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उतना पे वो सपोर्ट करते हैं। मोरारजी देसाई जो था स्टेट ऑफ बॉम्बे जो था, उसके ये बॉम्बे के मोरारजी देसाई के बारे में समझ लीजिए। बॉम्बे के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, सॉरी चीफ मिनिस्टर रहे स्टेट ऑफ बॉम्बे। मोरारजी देसाई जो आप लोग का जो ये प्रेजेंट जगह जो है गुजरात में गोधरा, उसके डेप्यूटी कलेक्टर भी रहे थे। ये सिविल सर्वेंट थे। हाँ, ओल्डेस्ट जो है ये काफी मतलब ये, और ये डेप्यूटी कलेक्टर रहे वहां के, इसके सिविल सर्वेंट थे। स्टेट ऑफ बॉम्बे जो बॉम्बे होता है ना, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, बाद में 1960 में ये अलग हुआ, उसके ये बॉम्बे के ये चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। इसके अलावा आपके सिविल सर्वेंट बताई दिया हमने। प्रधानमंत्री जो है ये रहे जनता पार्टी में, वित्त मंत्री रहे, वित्त मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी ये पहले रहे। इसके साथ साथ इनको भारत रत्न और निशाने पाक दोनों इनको मिला हुआ है, इकलौता। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर हमको अगर पूछना होता है तो हम यही फैक्ट पूछते हैं। पाकिस्तान का, हाँ, तो जैसे अपने यहाँ सबसे जो बेस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है भारत रत्न, ये पाकिस्तान में मिला। ठीक है। और नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के रहे थे, ये मुख्यमंत्री चरण सिंह। ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वाज ए, हाँ, which statement is not true about मनमोहन सिंह पे ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ, वित्त मंत्री कब थे वो बता, कोई बताएगा? है, हाँ, 91 से 96 जो है वर्ल्ड पे नहीं, अपने आया।
बीओपी क्राइसिस जो है, नहीं वर्ल्ड में उस समय गल्फ वॉर चल रहा था, जो खाड़ी युद्ध जो था। हाँ यही, ठीक है। इसको बताइए। नहीं, मंत्रिमंडल कैबिनेट जो है मेंशन्ड ओनली वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 352, वहीं पे कैबिनेट वर्ड यूज है, लेकिन ये मंत्रिमंडल जो लिखा गया है ना, ये इसकी सही, हाँ कैबिनेट ही लिखना चाहिए। मंत्रिमंडल कहेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाए, उसका उल्लेख जो है इसमें किया गया है, लेकिन कैबिनेट वर्ड जो है एक ही बार आया है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये बताइए। देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, ये बताइए, ये बना दीजिए तो कॉन्सेप्ट समझ जाए, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पांसिबल टू द लोकसभा, ये तो स्टार्ट में ही समझाया है। नॉट ट्रू पूछ रहा है, द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस। द कैबिनेट enjoys the confidence of the majority in the popular chamber of the house। मंत्रिमंडल को सदन के लोकप्रिय कक्ष में बहुमत का, हाँ क्या नॉट ट्रू पूछ रहा है, तब द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट गलत है ये, क्योंकि राज्यसभा के लोग भी होते हैं। ये बनाइए, इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली, हाँ ये गलत हो गया। अब इसमें ये समझिए कि ये जो है द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट टू द काउंसिल, बता रहे थे आप लोग को। हाँ ये देखिए, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब हो गया कि एज लॉन्ग एज दे enjoy the confidence of the house। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जब भी चाहे राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं, अगर ये जब तक क्या करें कि इनको बहुमत है। हाँ चलिए नेक्स्ट, हाँ उसके बाद तो ये बताइए, the principle of collective responsibility means the cabinet ministers voice the same opinion before the state legislature। एक, दो और तीन, चार गलत है। ठीक है, चार गलत है। इसमें कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप आपस में जो है वो भिन्नता रखिए, लेकिन पब्लिक एक्सपोजर में तो ये अगेंस्ट जाएगा, है ना। तो इसलिए एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है और एक मिनिस्ट्रियल कैपेसिटी में एक मिनिस्ट्री मान लीजिए दिया गया, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सरकार की नीति के अगेंस्ट जो है या निर्णय, ये सामूहिक निर्णय होता है। बताइए, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है,
प्रत्येक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री को सौंपा जाता है। हाँ? पढ़िए दूसरा। प्रत्येक मंत्रालय प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत Each of the ministers is assigned to a each of the ministries is assigned to a minister by President of India on the advice of the Prime Minister। ये स्टेटमेंट सही है। हाँ तो ठीक तो हम भी कह रहे हैं, ओनली टू बी ऑप्शन है। किसमें सलाह नहीं होगा, वो सिफारिश होता है, लेकिन इतना चलता है। हाँ वही चीज है, सही बोल रहे हैं। हाँ ये तो हम टेक्निकल डिफरेंस बताए ना। हाँ जैसे चुना जाता है सौंपा, मतलब आप लोग समझिए फ्रेंडली होता है वो लोग बोल सकते हैं इनको। इवन आपका जो ओरिजिनल एग्जाम है उसमें भी आ जाएगा, तो वहां भी नहीं जो है। हाँ नहीं तो एक काफी एक प्रचलित कहानी है कि हम लोग बोल दिए कि नहीं, यही अपने ही प्रदेश बिहार की एक कहानी है, बहुत प्रचलित की। एक वक्त वो बाद में वो बहुत बड़े वाइस चांसलर शिक्षाविद भी रहे, लेकिन वो खुद जो है इनको एग्जाम पास करना हुआ तो 15-20 वर्ष लग गया। हुआ क्या कि जब भी वो पेपर पढ़ने आते थे तो उसमें वो लिख के आते थे कि भाई ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो व्याकरण की दृष्टि से ये उसमें समझ ये काफी तो उनको जो पास ही नहीं किया लोग कई बार कि भाई आप आंसर लिखिए, अंत में उनको समझाया गया। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें व्यवहारिक नहीं। हाँ सही बोल रहे। इसलिए आप समझिए कि उस टेक्निकलिटीज को आप समझिए, तकनीकी पक्ष को, है ना। जैसे वही जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और गैर कांग्रेसी सरकार, ये जो दो शब्द आपको बोले, ये कब पता चलेगा जब वो क्वेश्चन आपसे गलत होगा। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। वो नॉलेज डोमेन पे वो नहीं बनता है। ये भी हो सकता है कि जैसे किसी एक गिवन ईयर में जो आप एग्जाम दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, वो नहीं मिलेगा उस तरह का सिचुएशन। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं किसको है? एक्सपर्ट वही होता है जो हर तरह का पॉसिबल मिस्टेक कर चुका होता है, तो उसको ये अंदाजा है कि भाई यहाँ ये गलत होगा, यहाँ ये गलत होगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन बनाने। हाँ ये होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है। कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, हाँ ये हम आप लोग को बताए भी हैं। Who introduces the motion, है ना। हमको विश्वास है, जैसे कि मेरी सरकार है तो हमको विश्वास है, तो ये क्या है? विश्वास। और हमको आपके सरकार में विश्वास नहीं है, ये कौन होगा? ऑपोजिशन। समझ में आ रहा है? अब इसके लिए आप लोग जब हमेशा न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते होंगे ट्रस्ट जो है मोशन, ट्रस्ट उसके लिए नहीं वर्ड है, उसके लिए कॉन्फिडेंस है वर्ड। लेकिन अब वही है कि चल रहा है, लिखा जाता है कि ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो एग्जैक्ट वर्ड है कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस। लेकिन आए दिन आप टीवी में देखिएगा, आंसर राइटिंग में भी लिख दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। मार्क्स दे दे, वो हो सकता है कि भाई वो आदमी उदारवादी हो, लेकिन अगर जो काटने वाला होगा तो बुरी तरह से नंबर काट देगा, नेगेटिव भी चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें बचना चाहिए, ठीक है। तो हु इंट्रोड्यूसेस द मोशन? तो सेंसर और एडजर्नमेंट मोशन क्या है ये भी बताई दीजिए। सेंसर मोशन जो होता है वो क्या होता है? वो अगेंस्ट जो होता है मंत्रिपरिषद के। अगर सेंसर मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट गिरेगी नहीं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस मोशन जो है फिर से लाना पड़ेगा कि हमको कॉन्फिडेंस है हाउस में, ठीक है। और एडजॉर्नमेंट मोशन समझ ही रहे हैं कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी अचानक से अगर उसमें 50 जो है वो 10 से होने चाहिए। कौन सा? मोशन ऑफ थैंक, वो तो जैसे राष्ट्रपति का जो होता है ना अभिभाषण, उसके बाद से
तो ये क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। चलिए इसमें बताइए, ये तो बता ही दिए अभी। और 6 महीना मतलब एक, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाते रहिएगा। 6 महीने ड्यूरेशन कम से कम आ जाएगा। 6 महीने उससे क्या होगा, सरकार को स्टेबिलिटी नहीं। बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यही कहेंगे कि हमेशा जो है यहाँ पे देखते हैं कि बस खबर आते ही कहाँ से कहाँ सेंसेक्स चला जाता है। पहले बढ़ा फिर डाउन आ गया। चलिए उस पे कोई कमेंट्स नहीं। आगे चलिए, मंत्री परिषद के त्याग पत्र के पश्चात उत्पन्न होने वाली इनके कौन सी स्थिति सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सर ए भी ऑप्शन सही नहीं है। सही नहीं, हाँ नॉट लिखा हुआ था, नॉट प्रेसिडेंट रूल्स विल बी इम्प्रूव्ड। यस सर, फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन, जब ऐसा इमरजेंसी हो जाएगा। डी ऑप्शन पढ़िए तो, नहीं डी ऑप्शन पढ़िए तो। हो सकता है, हाँ तो रहते ही है सर। सी ऑप्शन पढ़िए। सही है। कौन सही नहीं है, ये तो लग ही रहा है सर। प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। हाँ वो तो लग गया, वो भी सही। तब फिर तो सी क्या है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मींस अर्लीस्ट पॉसिबल जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड टू फॉर्म ए न्यू गवर्नमेंट। राष्ट्रपति ये भी कह सकते हैं कि अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाइए। जैसे मान लीजिए कि ये अगर गवर्नमेंट अगर गिर गई तो दूसरे पार्टी के मेंबर को बिना चुनाव करवाए भी वो ये पूछ सकते हैं गवर्नमेंट बनती है। राष्ट्रपति के वो तो पड़े हाँ, कि वो चाहते हैं कि हाँ उनको तुमको सरकार, तो ये वाला जो है सकते हैं क्या बनाइए, तभी तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने ना। सपोर्ट कर दिया वो लोग। सी सी तुरंत चुनाव नहीं होगा। मान लीजिए गवर्नमेंट गिर रही तो उसके बाद से फिर चांस दिया जाएगा, प्रेसिडेंट चांस देंगे। नहीं तो ऐसे होगा तब तो रोज इलेक्शन होता ही रहेगा। जैसे 96 में देखिए आप सिचुएशन, 1996 में क्या हुआ, 13 दिन की गवर्नमेंट थी, इलेक्शन होके आया तो 13 दिन में ये प्रूफ नहीं कर पाए। वाजपेयी सरकार जो है, क्या हुआ, क्या पूछ रहा है, पहले इसको समझिए ना, आपके पास एग्जाम्पल है तो क्यों आप इतना सोच रहे हैं। वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई, बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, तो फिर किसको दिया गया, तो एचडी देवेगौड़ा जो है वो आए, है ना। तो 96 में इलेक्शन हुआ, फिर 96 के बाद से वो 97 में फिर उनकी सरकार गिर गई देवेगौड़ा की, क्योंकि उसके बाद से फिर आई के गुजराल बने। आई के गुजराल जब आए तो उसके बाद से गवर्नमेंट नहीं बनी, तो फिर 98 में इलेक्शन हुआ। 98 में इलेक्शन हुआ और उसमें वाजपेयी जी की फिर सीटें बढ़ के आई और इस बार 13 महीना जो है रहे और 269 और 270 जो है वोटिंग जब हुआ हाउस में, तो 269 इनके वोट थे फेवर में, 270 एक वोट से क्या हुआ, उनका गिर गया। अब एक वोट से उनकी जब गवर्नमेंट गिर गई तो उसमें सिर्फ वन, हम कहते हैं ना कि एक साथ, और वो एक वोट क्या है, इस पे कई लोग थे, जैसे तो कई लोगों का उसमें माना जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो वोट माना जाता है वो आपके उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे गिरधर गोमांग। आते हैं उस पर, अभी उस पे पहले इस पे क्लियर कर दें। उस पर कई लोग कहा है कि उनका था, कि सैफुद्दीन सोच का था, कि ऐसा,
बट एनीवे उस पर अभी बहुत ज्यादा अभी नहीं कमेंट करना है। पहले इसको 98 फिर 99 में इलेक्शन होता है और उसके बाद से तो आप देखिए कि गवर्नमेंट तो बनी रही है, तो अगर मान लीजिए कि इलेक्शन ही हमारा नहीं ना जवाब है कि वो अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये या जो लोग अगर बहुमत सिद्ध कर दे तो ये क्या। अब उसमें सिचुएशन समझिए क्या था। गिरधर गमांग चीफ मिनिस्टर बन गए थे उड़ीसा के, ठीक है, और लोकसभा के सदस्य थे, एमपी थे, लेकिन रिजाइन नहीं किए थे। 6 महीना के अंदर में रिजाइन करना होता है। तो अब गिरधर गमांग और मीनवाइल ये नो कॉन्फिडेंस मोशन था तो उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आप वहां कीजिए, यहाँ क्यों आप बस। ठीक वैसे ही जैसे ये इनकी पार्टी जो थी बीएसपी वो एब्सटेंड कर दी थी, वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था प्रेजेंट एंड वोटिंग में। अगर वो वोट अगर वो अगेंस्ट गई तब तो और ज्यादा हो सकता था कि बढ़ जाए या इनके फेवर में भी, तो उन्होंने एब्सटेंड कर दिया था कि हम वोट ही नहीं देंगे। और भी जैसे एक थे कौन, वाजपेयी जी, नहीं वो वोट तो दे दिए, इनके अगेंस्ट वोट किए, तो देने के बाद अगर नहीं किए रहते तो टाई और ये लोकसभा स्पीकर इनके फेवर में वोट कर देते, सरकार बच जाती। तो ये पार्टिसिपेट वो नहीं किए रहते। तो ये तो बाद में आया ना कि जब रिजल्ट जब जैसे वही बात है कि जब आपका स्कोर आ जाता है तब करते रहे भाई कहां से ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, एक क्वेश्चन ये नहीं होता था, ये बात थी। ठीक है, तो ये भी देखा लोगों ने। चलिए नेक्स्ट। ये बना दीजिए, ये इसमें आसानी से बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन पहले पढ़िए। ये गलत है। The president cannot ask the council of ministers to reconsider such advice. यह प्रश्न कि क्या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई थी, इसकी जांच केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। क्या होगा 1 और 2, ठीक है। कौन सा, इसी का सेकंड है। हाँ, यह प्रश्न के क्या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई थी, तो बोल रहा है। ठीक है। With reference to union government, consider the following statement. The Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily be the sitting members only. गलत है। केंद्रीय कैबिनेट, the Union Cabinet Secretariat operates under the direction of Ministry of Parliamentary Affairs. Which of the following? नहीं, गलत है। PMO. Central Minister who is not a member of any house. हाँ, 6 महीना। 6 वीक की चर्चा कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में? वेरी गुड, इसको बताइए। ठीक है, सही है दोनों।
ठीक है। 15% जो है नहीं, वो केवल लोकसभा में तकरीबन 75 हो जाता है। हाँ वही वही, हाँ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। कौन सा होगा? 1 2 सही है। 74 में क्या है क्लॉज 3? किसमें? क्लॉज 3 74 तो ये कहता है ना एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आफ्टर रिजाइनिंग, आफ्टर रिजाइनिंग whose permission does a minister require to given a statement in Lok Sabha? बताइए, किसी मंत्री को लोकसभा में किसकी अनुमति कह सकते थे? बताइए। पीएम लोकसभा कहाँ डिफाइन है? त्यागपत्र देने के बाद किसी मंत्री को लोकसभा में वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति कह सकते हैं? कौन? हाँ, अब आप मंत्री नहीं रहे तो आप क्या रहे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसके बाद से कौन बोलेगा? समझ में आ रहा है? ये आप मिनिस्टर नहीं है अगर, तो एमपी है ना, लोकसभा पार्टी। तो पढ़िए एक बार फिर से पढ़िए। आफ्टर रिजाइनिंग whose permission does a minister require to given a statement? हाँ वही बात है, तो हिंदी में आप देख लीजिए। कोई स्पीकर होगा, लोकसभा है तो लोकसभा में सबसे पावरफुल जो है, हाँ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ वो तो, हाँ the council of ministers has to resign if a no confidence motion is passed by a majority of members of Lok Sabha। होता ही नहीं है। वेरी गुड, ये बताइए। दूसरी बात की प्रधानमंत्री जो होता है वो सदन का नेता होता है। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा का नेता, राज्यसभा के हैं जैसे मनमोहन सिंह थे राज्यसभा में, तो राज्यसभा सदन के नेता। सदन के नेता नहीं, राष्ट्रपति क्या होते हैं? मावड़ के मामले में हाँ ये बनाइए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, कैबिनेट सेक्रेटरी, इसको देखते ही बढ़ा दीजिए। ये बताइए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। 15% लोकसभा याद रखिएगा। ये बनाइए। The split system in the Indian administration relates to, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? हाँ सही है, ये लगभग सब है। हाँ बिल्कुल, फेडरलिज्म से ही संबंधित है। पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दोनों लोग करते हैं। यूनियन और स्टेट्स जो है इसको ये बांटा गया, इसलिए मोर देन। ये बनाइए, ये बना दीजिएगा आप लोग, ये पढ़े भी हैं। क्या पूछ रहा है? डिफरेंट कैसे है गवर्नमेंट से और कैबिनेट फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद का भी, वो खाद्य और कृषि मंत्री थे उसमें, और बाद में वो क्या हो गए?
सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। हाँ, भाभा का क्या बता रहे हैं आप? खाद्य और कृषि मंत्रालय राजेंद्र बाबू का था। भाभा यही भाभा एटॉमिक सेंटर वाला। उसमें मिनिस्टर थे, और 47 में जो गवर्नमेंट बनी, जो प्रथम मंत्रिमंडल, उसमें भी ये लोग क्या थे, ये मिनिस्टर थे। इन दोनों में किसका जो है पोर्टफोलियो बदल दिया गया? सब लिखवाए हुआ ये हम कई बार जो है, सोचिए थोड़ा सा। मंत्री थे, तुम सबको मालूम है। लिखिए एक एक बार सबका। इंटरिम गवर्नमेंट लिखवाए थे तो देख ही रहे हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय, और वाइस प्रेसिडेंट थे ये कॉमनवेल्थ रिलेशन के। ठीक है, और आ जाइए आप इनका राजेंद्र प्रसाद का एग्रीकल्चर एंड फूड। जगजीवन राम लेबर, भाभा जो थे वो कॉमर्स मिनिस्टर थे, CH भाभा। और उसके बाद से ये कौन बचे? ये डिफेंस, कॉमर्स मिनिस्टर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो अब इसमें से देखिए, अब बताइए। बलदेव सिंह जो है 47 में फिर से डिफेंस हो गए। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जो है फूड और एग्रीकल्चर ही थे, ये भी इनका भी ठीक है। जगजीवन राम मिनिस्टर ऑफ लेबर ये भी थे, और भाभा जो थे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो थे ये भी थे। हाँ, फर्स्ट कैबिनेट जो बना है उसके बाद आपका ये 46 और ये इंटरिम में 47 में एमंग दो, तो क्या पूछ रहा है कि इसमें अंतर किसका चेंज हो गया सर? डिफरेंट कौन हुआ? इसको दूसरा चेंज मिल गया, जगजीवन राम को ये इंटरिम गवर्नमेंट में ये लग जाता है। उसके बाद से ये 1950 वाला जब बना ना, ये जैसे उसके बाद से जब ये हाँ, तो उसमें आ गए तो ये राष्ट्रपति बन गए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, तो वो अलग हो गया। और ये जो थे आपके सरदार बलदेव सिंह ये डिफेंस रहे। जगजीवन राम जो थे इनको फिर जो है ये श्रम मिनिस्ट्री जो है ये दिया गया, तो श्रम मिनिस्ट्री था इसमें। चलिए, हाँ ये इंटरिम गवर्नमेंट का है, तो पहले लिख लीजिए इंटरिम गवर्नमेंट वाला।
वो तो इलेक्शन के बाद, तो उसमें वो बने कहाँ, उसमें तो राष्ट्रपति बन गए ना 1950 में। तो 1950 के बारे में नहीं बात हो रहा है। एक इंटरिम गवर्नमेंट थी जब कैबिनेट मिशन के बाद जब बना था आपका, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट और ये कॉमनवेल्थ के थे, है ना, कॉमनवेल्थ रिलेशंस, या फिर आपका ये क्या कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है ना। उसमें पहले एक लिस्ट जो उसको लिख लीजिए पहले आप लोग, तब नहीं गड़बड़ाएगा। पूरा लिस्ट ही लिख लीजिए आप। लॉर्ड बॉवेल जो था, हाँ ये सबसे पहले जो वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे उस समय, प्रेसिडेंट बॉवेल, है ना। हाँ, उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, होम अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सब लिखे लीजिए, क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद आ जाइए राजेंद्र प्रसाद, एग्रीकल्चर एंड फूड, सी राजगोपालचारी, आर्ट्स एजुकेशन एंड हेल्थ इंडस्ट्रीज सप्लाईज। किसका, गोपालचारी का आर्ट्स एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिए, सी एच भाभा कॉमर्स, डिफेंस आप लिख लीजिए इनका बलदेव सिंह, ठीक है। फिनांस आपकी लियाकत अली खान, लियाकत अली खान कौन थे, लियाकत अली खान, बताइए उनके विषय में। फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर और लियाकत अली खान के बारे में बताइए, और सोचिए थोड़ा सा। पाकिस्तान से इनका क्या संबंध था, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, जिन्ना को कुछ नहीं मिला था। हाँ? ठीक है, क्या क्या लिख लिए अब तो। अब नहीं लियाकत अली का, तो अब लॉ मिनिस्टर थे सैयद अली जहर, सैयद अली जहीर, सैयद अली जहीर अल जौहर जहीर करके पूरा नाम था, सैयद अली जहीर। ठीक है। नेक्स्ट रेल मिनिस्टर आशफ अली, कौन आसफ अली, बताइए। हाँ वही वही आशफ अली। और आप लिख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर शरद बोस, शरद बोस। अब आ जाइए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अब आज गया इनका जो कौन सा शरद, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड और ये आपके थे क्या बोलते हैं कृषि और ये राजेंद्र प्रसाद, बाद में उसके बाद से एक और आपके यहाँ के बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, जयराम दास दौलत राम, वो बन गए फिर आपके मिनिस्टर, कृषि मंत्री, ठीक है। और जगजीवन राम वही लेबर मिनिस्टर ही रहे, ठीक है। और जो भाभा थे आपके, ये आपके कॉमर्स मिनिस्टर ही रहे, तो इनका नहीं चेंज हुआ, राजेंद्र बाबू का चेंज हो गया। और ऑप्शन में क्या है देखिए तो,
नहीं तो जीवन राम का जो श्रम मंत्री है ना, बाद में उनको दूसरा ही मंत्रालय दिया गया, लेकिन बाद में वो उप प्रधानमंत्री भी बने। तो ये इस संदर्भ में ये नहीं सही है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का जो है ये सही है। 1 और 2 ही आ रहा है, तो इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन में कुछ शायद, चलिए नेक्स्ट। ये तो बना दीजिएगा कब। हम्म, In which year was the office of secretary created first time in independent India? 51. Confirm. थोड़ा सा सोचिए, लॉजिकल है ये। पहला इलेक्शन कब हुआ था? फर्स्ट आम चुनाव कब हुआ था? 1952। तो सेक्रेटरी कब बना होगा? 1952। Next, the Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions deals with all administrative matter of, ये कब है? डील्स विद कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय सही प्रशासनिक मामलों में निपटारा कौन करता है, बताइए तो। यूपीएससी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईपी हो गया आपका। अब उसके बाद से आपका और किसके अंतर्गत आता है आपका? ये आपका सीबीसी किस, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 5 और ये आईआईपी है 1, 4 और 5। ये लोग होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत में है, और सीधे जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसमें, या विजिलेंस वाला जो होता है सीबीसी आपका स्टैट्यूटरी। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एक विनीत नारायण करके केस था सुप्रीम कोर्ट का। ये क्वेश्चन पूछता भी है कभी, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया सीबीसी को? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, बताइए। बताइए। कौन थे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जॉन मथाई नहीं थे। अवई कृष्णमाचारी थे, उनका वही नाम नहीं था, उनका पूरा नाम क्या था वो लिख लीजिए। रामस्वामी चट्टी, कंडस्वामी संतोषम चट्टी। हाँ, तो वही कृष्णमाचारी जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म। चलिए, हाँ तो साउथ कुछ ये बनाइए। अभी प्रेजेंट कितना है ये क्वेश्चन अपडेट कर लीजिएगा अभी। है? हाँ तो ये हो गया। हाँ ये बताइए कहाँ गया? (27) 28 तो क्लियर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? संस्कृति, कल्चरल मिनिस्ट्री, है ना।
कंप्लीट ही कर दे क्या? टाइम तो हो ही गया। आप ज्यादा नहीं है, बस यही लास्ट। इसको खत्म ही कर देते हैं तो हो जाएगा, इसलिए ये और कोई है नहीं जो है, सो हम ही लोग 37 यही शायद नीचे से ही बनाइए इसको, यही लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ आइए 34, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम इसको बना ही देते हैं। प्रणब मुखर्जी थे, वाईबी, ये चरण नहीं है, वाईबी चौहान है, ये सुधार कीजिए। आर वेंकट रमन वही जो राष्ट्रपति थे आपके, और बीपी सिंह, चारों लोग ये रह चुके हैं, ठीक है। वाईबी चरण नहीं, वाईबी चौहान, यशवंत राव। The reorganization of union cabinet is based on the report. हाँ, very good. He represents the nation, but does not lead the nation. This dictum applies to whom of the following? वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। कहावत किसके लिए? The president of governor is immune from legal action of official. राष्ट्रपति या राज्यपाल को अधिकारियों के कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट प्राप्त है। Not true देखना है। No court can compel a governor to perform any duty. हाँ, a 2 months notice in writing must be delivered to a governor for bringing civil proceedings in respect of personal act. व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में ध्यान दीजिए, न्यायालयों को मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने का अधिकार है। कौन सही नहीं है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बाकी सब तो सही है। व्यक्तिगत कार्यों में और सिविल कार्रवाई, क्रिमिनल केस में उनको इम्यूनिटी मिलती है, और इसमें राज्यपाल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अभी सही है, ये जो है डी ऑप्शन, ये सही बोल रहा है, वो नहीं रिव्यू कर सकता है। हाँ ये बताइए, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, बीएसएफ। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, या बॉर्डर मैनेजमेंट, या जितना ये कभी विदेश मंत्रालय मत, ये गृह मंत्रालय का। बॉर्डर मैनेजमेंट तो आता ही है गृह मंत्रालय का, पूरी फोर्स ही है सर। हाँ बीएसएफ। जनरली ऑल इंपोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय, नहीं कैबिनेट होगा यहाँ पे, चूंकि कैबिनेट ऑप्शन में है ना, तो कैबिनेट ही लेता है, प्रधानमंत्री जो है ना और कुछ खास लोग मिलते हैं तो ही कैबिनेट। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइन कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बना दीजिए, बहुत यूपीएससी का क्वेश्चन है। सी के बारे में क्या ख्याल है? वही 32। Institutionally parliamentary government, members of cabinet are members of parliament, सही है। Ministers hold the office till they enjoy confidence of the parliament, है ना। Cabinet is headed by the head of the state, गलत है, head of the government। 2 और 3 गलत है, ये 2 और 3 कर 3 गलत है, और 2 में कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट है, तो सदन में नहीं लोकसभा में। तो एक जो है आपका ये सही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में वो मैच नहीं कर रहा है। हाँ मतलब वो बता रहा है, क्योंकि इसमें बता रहे हैं क्यों, इसको समझिए पहले, इसकी तार्किकता को समझिए। क्योंकि ये पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस जो है ये लोकसभा ही वो माना जाए, तो इसलिए आपका 1 और 2 जो है ये ऑप्शन जो है। और कैबिनेट का हेड ऑफ द स्टेट कभी हेड नहीं होता,
क्योंकि उसमें कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, मतलब प्रधानमंत्री। तो इसलिए ये 3 तो आपका गलत है, 1 और 2 इस हिसाब से आपका ये हो जाएगा। लॉ मिनिस्टर पहले कौन थे, बाकी रेस्ट हो गया। चलिए, थैंक यू।